हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम 30 नवंबर को होने वाला है। आपके पास कुछ 17-18 दिन बचे हैं। अगर ये सोच रहे हो कि इन 17-18 दिन में क्या करूं, कैसे पढूं कि पेपर पास हो जाए, there's already a video up on my channel talking about what you can do in the next 15-20 days to make sure that you clear the exam and you are well prepared for it. उसे जरूर देखो और समझो एंड उसे एग्जीक्यूट भी करो। आज हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम इस एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करें, ओएमआर फिलिंग मेथड को लेकर अवेयरनेस एंड पेपर सॉल्विंग में हम क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं कि हम उस लिमिटेड टाइम पीरियड में एग्जाम के ऐसा परफॉर्मेंस दें कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो और हम 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना एंड आई विल बी शेयरिंग सम ग्रेट ओएमआर टिप्स बाय द एंड ऑफ द वीडियो। तो ध्यान से देखना एंड उसे इंप्लीमेंट भी करना। ठीक है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। हम 4 से 5 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखो। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे उन क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी अवेलेबल होती हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू स्टे कनेक्टेड विद अस। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट रखेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। आई विल बी स्पीकिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बिकॉज आई गेट मेनी कमेंट्स फ्रॉम समवन सेइंग कि इंग्लिश में बात करो, समवन सेइंग कि हिंदी में बात करो। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं दोनों में एक साथ कर पाऊं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट बाइलिंगुअल। ओके, देखो सबसे पहली बात तो यही है, यूज इंडेक्स एंड कंटेंट्स पेज वेरी वेरी वेल। हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. What I want to highlight right now is get aware with the index. For example, I am talking of Evidence Act right now. We are covering Evidence Act on our channel, so I'm using that example right now. गेट अवेयर विद द बेयर एक्ट। पूरा नहीं पढ़ने को कह रही हूँ, बट गेट अवेयर विद द कंटेंट्स। ये जो कंटेंट्स है, इंडेक्स भी बोलते हैं लोग इसको, इससे अपनी फेमिलियरिटी बढ़ाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी ने कैरेक्टर बोला है तो वो इधर कहीं होगा, या किसी ने रिटन एविडेंस बोला है तो वो यहाँ कहीं होगा, या अगर किसी ने बोला है बर्डन ऑफ प्रूफ पे क्वेश्चन है तो आपको पता है कि इस एरिया में होगा, एस्टोपेल इधर है, एग्जामिनेशन यहाँ है। ये कैसे आएगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ वीडियोस देखने से या किसी बुक को सॉल्व करने से कुछ नहीं होता। आपको रुक के बैराक को यूज करके उसमें आंसर ढूंढने की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका हाथ सेट होगा। आपका आपकी किताब पे हाथ सेट हो जाता है, धीमे धीमे मसल मेमोरी बिल्ड होती है। You start remembering where you can find that answer. ठीक है, so read the contents of all the bare acts properly. For all the bare acts, whether it's a 2 mark bare act or a 10 mark bare act, does not matter. Contents पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा. If you want, I can make a video. I was thinking about it. Do tell me in the comments if you want it, where I can make small videos talking only about the index of the bare acts, so that if you listen to it, आपको पूरे उस बैराक में क्या-क्या टॉपिक कवर हो रहे हैं, उनकी थ्योरीज़ में हम नहीं जाएँगे, पढ़ने नहीं जाएँगे उन्हें। बट फॉर एग्ज़ाम्पल एविडेंस में आई कैन मेक अ वीडियो ऑन की पार्ट्स में क्या मेंशन्ड है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर क्या-क्या दिया हुआ है, एडमिशन, कन्फेशन, ओपिनियन एंड सो ऑन, ताकि आपको एक बैराक के इंडेक्स से फ़ैमिलियरिटी हो जाए। इफ यू वांट, डू लीव अ कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है? तो पहली कंडीशन तो यही है। ये तो चलो हो गया बेसिक काम। ओके मैम, पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे। पेपर में क्या करें? क्योंकि बहुत लोग पढ़ के भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। अब मुद्दे पे आते हैं। हमारा पेपर सॉल्विंग मेथड बहुत मैटर करता है। देखो पेपर हमेशा ना 3 राउंड में सॉल्व करना होता है। वेदर इट्स यूपीएससी और इट्स एआईबी और इट्स अ स्टेट पीसीएस एग्जाम, डज नॉट मैटर, दिस ट्रिक वर्क्स एवरीवेयर। First round has to be of easy questions. Go through the paper once, look at the low hanging fruits and solve the easy questions. It's as simple. These are the questions that you remember, जिनको देख के तुम्हें पता है इसका आंसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 लिखा हो, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी, आपको ऐसे ही पता है। यू डोंट नीड टू ओपन योर बेयर एक्ट फॉर दैट। ओके, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इफ इतना डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यू डोंट नीड टू ओपन योर बेयर एक्ट, यू डोंट इवन नीड टू वेरीफाई, यू रिमेंबर इट ऑलरेडी, यू जस्ट गो एंड मार्क द आंसर। ओके, सो दीज आर दी सुपर इजी क्वेश्चंस, द लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट क्यों बोलते हैं? कि एक पेड़ में जो नीचे फल लटक रहे हैं, पहले उन्हें तोड़ के साइड कर लो। ठीक है, रादर देन ऊपर वालों के पीछे 15-20 मिनट लगाओगे। देख, और देयर आर क्वेश्चंस दैट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द इंडेक्स। फॉर एग्जांपल समवन आस्क यू आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट, एंड 4 ऑप्शन दे दिए। एक ऑप्शन राइट टू इक्वालिटी है, लेट्स से आपको नहीं पता है, मान लिया। बैरक खोलोगे, सिर्फ इंडेक्स देखोगे, 14 पढ़ोगे, आंसर मार्क करोगे, खत्म। 30 सेकंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट इंक्लूडिंग मार्किंग द आंसर। ओके, एक कैटेगरी ये हो गई। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करके साइड कर देने चाहिए। पूरे पेपर में अगर आपको इस तरीके के 20 से 30 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, यू आर गुड टू गो। आपको 50% नंबर चाहिए पेपर में, आप पास करोगे सीधे। 30 नंबर तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आप दिमाग लगाओ, आते हैं। फिर आते हैं हम सेकंड कैटेगरी पे। ये इजी होते हैं पर आपको इनमें एक्ट को पढ़ना पड़ता है। इसमें सिर्फ इंडेक्स से सॉल्व नहीं होता, इसमें आपको सेक्शन या आर्टिकल को जाके पढ़ना होता है, पर ये उसको पढ़ते ही तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, या फिर बहुत हल्का सा दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के अप्लाई करके ये सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड कैटेगरी क्या है? डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ये वो है जिनमें बैराक्टी नहीं होता। टॉर्ट हो गया,
या फिर आपके जो केस लॉज हो गए, या आपका जो डॉक्ट्रिन्स हो गए फॉर एग्जांपल। अब ये ऐसे टॉपिक है जो आता है तो आता है, नहीं आता है तो बैठे रहो। अब आपको पता है केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, तो पूछा गया तो मार्क कर लोगे। नहीं पता है तो आपको यही नहीं पता कि कौन है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, मतलब कुछ बेराट हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। तो इन केसेस में एक ही ऑप्शन होता है, इन्हें याद रखना, और इनके लिए हमारी बनती है एक एरर शीट और सिंगल पेज नोट्स। पिछले लेक्चर में डिटेल में बात किया है कि क्या कर सकते हो इन 15 डेज में टू प्रिपेयर दीज, जरूर देखना एंड प्रैक्टिस करना, ठीक है। और यहाँ पे हमारी लगती है क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स। हमने अभी बात की कि पेपर को कैसे अप्रोच करना है, अब बात आती है कि क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक क्या होगी। आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहना। देखो, क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। एक एग्जांपल ये देखो, ये सबसे सुपर इजी टाइप के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस एविडेंस एक्ट से हैं, ठीक है। एविडेंस एक्ट किस ईयर में एनैक्ट हुआ था? किताब का कवर देखोगे वहीं पे लिखा हुआ है 1872। ये बिल्कुल आंख बंद करके मार्क करने वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन ये, एडमिसिबिलिटी ऑफ कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ। पढ़ने में लग रहा है कुछ कुछ पूछा है, कुछ नहीं। 4 सेक्शन दिए हैं, इन 3 सेक्शन दिए हैं, एक तो नन ऑफ द अबव है। तीनों सेक्शन में जाके देखो, इंडेक्स में ही ये लाइन लिखी हुई है, आपने आंसर मार्क किया, आप आगे बढ़ गए, खत्म। अगला, ये दूसरा टाइप का है जहां पे आपको बैराक खोलना पड़ेगा मार्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोड। अब सेक्शन 3 में इस बारे में बात हो रही है डेफिनेशन की, चलो ये पता है सेक्शन 3, लेकिन जाके खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोड क्या है। पर वहां बहुत सिंपल लैंग्वेज में 4 चीजें लिखी हैं, ये कोर्ट है, ये लोग नहीं है। उसको देखा, पढ़ा और पता चल गया हाँ आर्बिट्रेटर्स कोर्ट नहीं है, मार्क किया, आगे बढ़ गए। इसमें भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इसको भी मैं इजी मानती हूँ क्योंकि आंसर आपके सामने है, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। और कुछ आते हैं बेसिक सर्च, ये भी इसी टाइप का है एक्चुअली। ये भी देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रूव्स दैट एन अकम्प्लीस इज अ कम्पीटेंट विटनेस। 4 सेक्शन दिए, चारों को देखो, अगर इंडेक्स ही समझ में आ जाता है गुड टू गो, नहीं तो जाओगे खोलोगे पहली लाइन या सेक्शन में वर्ड टू वर्ड यही लाइन लिखी हुई है, मार्क कर दिया। सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें इंडेक्स के बियॉन्ड जाके थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। जैसे देखो, इन सिविल केसेस इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्टोज बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन। अब ये तो पता चल गया कि हमें बर्डन ऑफ प्रूफ पे जाना है, ठीक। उसका 102 सेक्शन क्लियरली बोलता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है। उसको जाके पढ़ोगे तो वहां पे ये 4 वर्ड लिखे नहीं दिखाई देंगे। वहां पे ये लिखा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे लाई करता है जिसका नुकसान होगा या जो फेल कर जाएगा अगर वो बात प्रूव नहीं हुई, ठीक है। इसमें तो ये 4 चीजें नहीं लिखी हैं। अब आपको बेसिक दिमाग लगाना है, कोर्ट को फर्क पड़ता है प्रूव होने से? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं पड़ता। तो आपको इतना पता चल गया इन दोनों में से कोई आंसर है। अब अपना कॉमन सेंस लगाओ, पेटिशनर को फर्क पड़ेगा कि रिस्पोंडेंट को? इसको मैं एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। मान लो मेरे पास एक जमीन है और उसे किसी सामने वाले ने हड़प लिया है, और मैं जा रही हूँ कोर्ट के पास कि देखो इसने मेरी जमीन हड़प ली, मुझे वापस चाहिए। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा कि मैं ये कौन प्रूव करेगा कि ये जमीन ओरिजिनली मेरी है? सामने वाला थोड़ी प्रूव करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ वुड लाई ऑन मी, क्योंकि मैं कागज दिखाऊंगी जमीन के, या मैं जो भी मेरे पास सबूत हैं, गवाह हैं, एक्सेट्रा सामने लाऊंगी। तो मैं कौन हूँ? पेटिशनर, जिसने पिटिशन डाली है कि प्लीज मेरे साथ जस्टिस कीजिए, ठीक है। तो आंसर कौन होगा? पेटिशनर। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब ये वर्ड टू वर्ड वहां नहीं लिखा था, ये छोटा सा कॉमन सेंस है। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये भी उसी टाइप का है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, अभी इस पे टाइम नहीं लगा रहे एक्स्ट्रा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल हवाई चलते हैं, ठीक है। नाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस you can solve only if you know the concept, else you can't. If you know the case, you can mark the answer. If you don't know the case, you'll just sit there knowing nothing. Same is with this. They have mentioned a doctrine of registry. If you have solved previous year questions, you will be able to mark this question, you'll know the answer is 6. But if you have not solved the previous year questions, what will you do? You don't know what registry means. आप सेक्शन 6, 5, 6, 7, 8 खोल के देख भी लोगे एविडेंस का, तो भी यू डोंट नो दैट व्हाट इज registry, सो यू कैन नॉट मार्क द आंसर। सेम इज विद डॉक्ट्रिन्स, जो भी थ्योरीज है, मैक्सिम्स है, इनके केस में यही होता है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। देखो, दुनिया में कोई एग्जाम दो, शुरू होते ही पहले तो पेपर सॉल्व करने मत लग जाओ, और 1 to 100 जाने की कोई जरूरत नहीं, कहीं ऐसा रूल नहीं है। यू डोंट हैव टू गो फॉलो अ सीक्वेंस, फॉलो व्हाट वर्क्स फॉर यू। Do not start solving questions directly from 1 to 100, and no need to follow a sequence. Do smart work. पहली बात, have a quick cursory reading. Go through the paper in the first 5 minutes. देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, पेंसिल हाथ में रखो, छोटी मोटी मार्किंग अलाउड होती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा और आपने यहाँ बड़ा बड़ा सीपीसी लिख दिया। नो नो नो, क्वेश्चन पेपर पे लिखना मना है। बट अगर ये आपका पेपर है और यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा है, आप छोटा सा यहाँ पे एक सी लिख दोगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, कोई नहीं मना करता, इतना अलाउ कर देते हो। करना भी तो पेंसिल से करना, बाय चांस मना करे तो आप इरेज कर सको, ठीक है, पेन से मत करना। क्विक कर्सरी रीडिंग करो, टॉपिक्स देखो कौन से हैं, आइडेंटिफाई दी सब्जेक्ट्स को, किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन है। आपको उसमें देख के अंदाजा भी लग जाता है इजी इजी वाले कौन से हैं, थोड़े मॉडरेट कौन से हैं, डिफिकल्ट कौन से हैं, ठीक है। पेंसिल यूज करो और क्वेश्चन के बगल में छोटा सा लिख दो, ओके।
सेकंड स्टेप वो भी कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो यहाँ पे अब अपनी अप्रोच पे भी बात आ जाती है। हम ईजी, मीडियम, हार्ड भी फॉलो करेंगे, बट सब्जेक्ट वाइज थोड़ा-सा कोशिश करेंगे। इमेजिन डूइंग दिस कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया सीआरपीसी का, सेकंड क्वेश्चन आप कर रहे हो एविडेंस का। पहले इसकी बेयर एक्ट उठाई, सॉल्व किया, उसको रख दिया। फिर एविडेंस की उठाई, सॉल्व किया, फिर रख दिया। तीसरे में आपने पता चला कोई तीसरा बेयर एक्ट उठा लिया। ऐसे आप ना उन 15-20 किताबों में परेशान हो जाओगे, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। हमें टाइम बचाना है अपना, ताकि हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दे सकें। व्हाट यू कैन डू इज, इन पहले 5 मिनट में मान लो आपने आइडेंटिफाई किया कि एविडेंस के कौन से 7-8 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। जरूरी नहीं 8 के 8 दिखे, हो सकता है 6-7 दिख रहे हो पहले। ठीक है, आपने छोटा छोटा सब पे जाके ई लिख दिया। ओके, अब क्या करोगे, एविडेंस का बेयर एक्ट उठाओ। ओके, एविडेंस में 8 में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट सॉल्व हो रहे थे, जो अभी हमने पीछे देखे, उनको तो आप ऐसे ही मार्क कर लोगे। कुछ होंगे जो बेसिक सर्च से हो रहे हैं। अब मान लो एविडेंस का क्वेश्चन आ गया ऐसा, ये एविडेंस से ही है, ठीक है, या ये आ गया, अभी आपको नहीं आता है, तो इन पे टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ दो, किताब साइड रखो, अगला बेयर एक्ट उठाओ और आगे बढ़ जाओ। इससे क्या होगा, एविडेंस के 8 में से मान लो 5 क्वेश्चन आपको आते थे, तो आपने वो 5 100% श्योर क्वेश्चन कर लिए, सही मार्क कर लिए और आप आगे बढ़ गए। अब आप अगले सब्जेक्ट में से 10 में से जो 5-7 क्वेश्चन आपको पक्के आते हैं, आप उनको सॉल्व करोगे। इससे क्या होता है ना, आप जो 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, जो ईजी क्वेश्चन है, उनको करके पहले साइड कर देते हो। इस अप्रोच पे अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बार बार बेयर एक्ट चेंज मत करते रहो, आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक क्या है, ये तो हमने बात की कि हम पेपर को कैसे अप्रोच करेंगे। अब बात यह है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे सामने है, उससे सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच फॉलो करें। इजी क्वेश्चंस हमने बात करी ली, आपको या तो याद होंगे, आपने मार्क कर दिया, या इंडेक्स से पूरे हो गए, टाइटल पढ़ के पूरे हो गए, मार्क करो, आगे बढ़ो। मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि डाउरी डेथ में क्या टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अगर वाइफ की डेथ हुई है तो हस्बैंड को हम प्रिज्यूम करते हैं कि डाउरी डेथ का केस होगा। ठीक है, ये इंडेक्स नहीं बताता, इंडेक्स ये बताता है कि 113 बी डाउरी डेथ। ठीक है, इंडेक्स में हमने देखा अच्छा 113 बी, चलो वहां जाते हैं, जाके उस सेक्शन को पढ़ा और उसमें हमें तुरंत दिख गया 7 years, मार्क किया, आगे बढ़ गए। या अगर थोड़ा बहुत सोचने टाइप का क्वेश्चन हुआ, आगे बढ़ गए। मेरे हिसाब से पहले जो डायरेक्ट डायरेक्ट वाले हैं वो करके साइड कर देने चाहिए, फिर आते हैं डिफिकल्ट वाले। दिमाग उनमें भी लगाओ, कोशिश करो जितना कर सकते हो, अपना कोई लॉजिक और टेक्निक लगाओ, और हवा में तुक्के मत मारो कि 1 2 3 4 कुछ भी कर दिया। स्मार्ट गेस करो। अब वो टेक्निक्स क्या है उनकी बात करते हैं। पहली टेक्निक है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब होता है जो हमें 100% पता है कि नहीं सही है, उसे हटाना। कई बार लाइफ में क्या होता है ना, ये लाइफ की भी थ्योरी बता रही हूँ, क्या करना है अगर वो ना भी पता हो, तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। वो भी बहुत हेल्प करता है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। जब आपने पढ़ा कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिला नहीं वहां पे, पर आप अपने कॉमन सेंस से इतना तो श्योर हो गए कि कोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रूफ हो ना हो, केस डिसमिस हो जाएगा। कोर्ट का कोई पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ी है, वो तो न्यूट्रल बॉडी है। स्टेट गवर्नमेंट को भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी मेरी जमीन है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या लेना देना इस बात से। तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि ये दो आंसर नहीं है। इससे क्या होता है, अगर मैंने इस क्वेश्चन में तुक्का मारा होता, 25% चांस था कि मैं सही तुक्का मारूंगी, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे। द मोमेंट आई एलिमिनेट दीज टू, मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ के 50% हो गई है। जैसे केबीसी में 50-50 लाइफ लाइन होती है, 4 में से एक गेस करना वर्सेस 2 में से एक गेस करना, चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सही गेस करोगे। ठीक है, तो एटलीस्ट मान लो पेटिशनर और रेस्पोंडेंट में नहीं समझ पाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कम से कम इतना तो पता है कि 4 में से एक सही होने का चांस 25% था, अब तुम्हारा चांसेस बढ़ गए हैं। अपने चांसेस बढ़ाना ही पेपर सॉल्विंग है और कुछ नहीं। किसी को पूरा पेपर नहीं आता है। आप यूपीएससी जैसा एग्जाम देने जाओगे, किसी को 25-30 सवाल के ऊपर कुछ आता ही नहीं है, वहां पे टॉपर से पूछोगे उसको भी नहीं आता है। उसके बाद सिर्फ अपने चांस बढ़ा रहे होते हैं लोग, स्मार्ट गेस करके, एलिमिनेशन करके। दैट्स इट। एवरी एग्जाम दिस इज द कोड टू क्रैक इट, नथिंग एल्स वर्क्स, ऑब्वियसली पढ़ाई करके। तो आपको अब इतना पता चल गया इन दोनों में से, कॉमन सेंस लगा के सही मार्क कर गए तो ठीक, 100% सही हो। नहीं भी हुआ तो कम से कम तुम्हारे गलत होने का स्कोप घट जाता है, तुक्के में देयर इज अ मेजर चांस कि तुम सही मार्क कर दो। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में आप जो 100% श्योर हो गलत है उसे हटा देते हो। उसमें एटलीस्ट आपको ये क्लैरिटी आ जाती है कि इसको तो नहीं देखना है। एंड ये मैं आपको अभी एक बात यहीं पे बोल देती हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगी। जब आप एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देखो और आपको दिखे कि 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, पर आप अभी श्योर नहीं हो कि ए और बी में से आंसर कौन-सा है, तो आप अभी ओएमआर मार्क नहीं करना चाहते, ठीक है? आप चाहते हो मैं इस पे वापस आके सोचूँगा। अपना टाइम बचाओ, पेंसिल से उन 2 ऑप्शंस के बगल में क्रॉस बना दो। क्या होता है ना, जब आप 1 घंटे बाद इस क्वेश्चन पे वापस आते हो, आपको याद नहीं होता कि क्या 4 स्टेटमेंट पढ़े थे। आप फिर से चारों को पढ़ते हो, फिर से उतनी एनर्जी देते हो, इन 2 स्टेटमेंट्स में फिर से टाइम खराब करते हो। हमें वो नहीं करना है। जब हमने इन दोनों पे क्रॉस लगा दिया, तो हम अगर मैं इस क्वेश्चन पे 2 घंटे बाद भी वापस आऊँगी, मुझे इतना सिर्फ पता है कि मुझे ए और बी पे दिमाग लगाना है और फोकस करना है।
ये एक छोटी सी बात है क्वेश्चन सॉल्विंग और एलिमिनेशन से जुड़ी हुई। अगला है स्मार्ट गेस। जो ऑप्शंस बचे हैं, जैसे अभी हमने बात की, सिमिलर ही बात है, पिटिशनर रिस्पोंडेंट 2 ऑप्शन बचे थे। अब अगर लॉजिक से सॉल्व कर पा रहे हो, जो कि कॉमन सेंसिकल है, तो ठीक। और मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लॉजिक भी नहीं बैठ पा रहा है, तो स्मार्ट गेस करो, ज़्यादा प्रोबेबल आंसर कौन-सा लग रहा है। हवा में कुछ भी मत टिक करो, ठीक है? देखो कि पेपर तो कोई हिंट नहीं दे रहा है, हो सकता है एक ही क्वेश्चन से जुड़े हुए या एक ही टॉपिक से जुड़े हुए 2 क्वेश्चंस पूछ लिए हों कहीं पे, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि आप उस क्वेश्चन से हिंट ले सकते हो। इसको मैं कैसे एग्जांपल देके बताऊँ? देखो, अगर किसी क्वेश्चन में केशवानंद भारती केस ऑप्शन में है और वहां से आपको समहाउ एलिमिनेशन से या किसी और तरीके से ये पता चल रहा है कि केशवानंद भारती केस एविडेंस से लिंक नहीं है, ठीक है? फिर एक और क्वेश्चन आता है बेसिक स्ट्रक्चर के लिए कौन सा केस हो सकता है। तो आपको इतना दिमाग में आएगा कि केशवानंद भारती कैन बी एन आंसर, क्योंकि इसका एविडेंस से लेना देना नहीं था, हो सकता है यहाँ पे हो। छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी बात समझना, कि हो सकता है किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन से, स्टेटमेंट से हमें हेल्प मिल जाए कि वो कनेक्टेड टॉपिक लग रहे हैं, ठीक है? हिंट को पिकअप करो, अवेयर रहो पेपर में। और अगर बिल्कुल ब्लैंक हो, भाई केस पूछ लिया, नहीं ही पता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो रैंडमली आप मार्क करते ही हो। इनको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं हमेशा। डेवलप करो कोई लॉजिक, कुछ गट फीलिंग, कोई गेस बना पा रहे हो, कुछ भी दिमाग में लॉजिक बना पा रहे हो तो बनाओ एंड मार्क इट, ठीक है? मैच द फॉलोइंग टाइप में बहुत होता है कि आपको दिख रहा है ए का 3 दिया हुआ है 4 बार, तो कम से कम 3 बार, सॉरी 4 तो ऑप्शन होते हैं, तो 3 बार दिया है तो एटलीस्ट हो रहा है कि चलो अच्छा ए के 3 में ही कंसिडर करते हैं, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो, ठीक है? ये उस केस में। ओएमआर मार्किंग, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ध्यान से सुनो। ओएमआर मार्किंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर सॉल्विंग का, कि आप उन 3 साढ़े 3 घंटों में अगर ये पार्ट गड़बड़ कर गए तो डज़ नॉट मैटर आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, आप फेल हो रहे हो, बात खत्म है। और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं। मैंने अच्छे-अच्छे बच्चों को यहाँ गलती करते देखा है, इसलिए प्लीज़ इस बारे में कॉन्शियस रहो। देखो, ये कुछ तरीके हैं जो लोग फॉलो करते हैं, सबका अपना-अपना तरीका होता है। कई लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व किया और तुरंत उसका आंसर मार्क किया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 मैंने देखा, सॉल्व किया, मुझे पता है आंसर ए है, मैं तुरंत गई, मैंने इसको भर दिया। फिर मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ा, सॉल्व किया, मुझे उसका आंसर तुरंत समझ में आ गया, सी है, मैंने तुरंत जाके सी मार्क कर दिया। फिर 3-4 दूसरे टॉपिक के थे, मैंने छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे गई, तुरंत ए मार्क कर दिया। एक तरीका ये है, और बहुत लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, 5-10 क्वेश्चन पहले लगा लेते हैं। मान लो ये और ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जितना भी टाइम लगा, और उसके बाद जाके इन सबको मार्क कर दिया। कुछ लोग ये करते हैं। कुछ लोग 40-50 क्वेश्चन के बाद ये स्टेप करते हैं। कुछ लोग सारे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब मार्क करते हैं। कि हम पूरा पेपर लगा लेंगे, हार्ड क्वेश्चन पे दिमाग भिड़ा लेंगे, सब कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। किसी-किसी की थ्योरी टाइम के हिसाब से चलती है कि मैं 1 घंटे बाद ज सारे ओएमआर मार्क करूँगा। तो अब 1 घंटे में उसने चाहे 10 सवाल लगाए हों, चाहे 50 लगाए हों, डज़ नॉट मैटर, वो बच्चा सारे क्वेश्चन मार्क कर देता है। और सबसे बढ़िया वाले होते हैं ये, आखिरी 30 मिनट में, 15 मिनट में सब मार्क करेंगे। ज़िंदगी में मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करती। अगर आपके लिए काम करता है, गुड फॉर यू, मैं कभी नहीं रिकमेंड करती। अधिकतर इसी में लोग गलतियाँ करते हैं, क्योंकि आपने पेपर सॉल्व कर लिया, उनका सारा पेपर क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व हो रहा होता है। आंसर निकल के शीट तक आ ही नहीं रहा होता है, ठीक है? और इसकी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब आप एंड में करते हो ना, हड़बड़ी होती है, टाइम खत्म हो रहा है, आपके अंदर भी नर्वसनेस आने लगती है। एक गलती, पूरी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला काम हो जाता है, ठीक है? क्या प्रॉब्लम होती है? मान लो 1 का आंसर ए है और 2 का आंसर सी है, बट आपने जल्दी में 2 में यहाँ सर्कल कर दिया। अब 1 तो आप बाद में ए भर लोगे, कोई बात नहीं, पर आपने 2 खत्म कर दिया अपने लिए। अब आपको 2 का आंसर आता है, नहीं आता है, डज़ नॉट मैटर, अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक से ज़्यादा बार मार्क नहीं कर सकते, और व्हाइटनर-राइटनर कुछ चलता नहीं है, ठीक है? मान लो आपको यहाँ नहीं रियलाइज़ हुआ कि आपने ये गलती कर दी है, तो आप पता है क्या करोगे? 2 का ए मार्क कर दिया। आपके हिसाब से 2 का आंसर क्या था? सी। आपने 3 में सी मार्क कर दिया। 3 का आंसर क्या था? डी। 4 में डी मार्क कर दिया। आप समझ रहे हो? एक नहीं, 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, और अभी मैं 3-4 बोल रही हूँ। आई हैव मेट पीपल, आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने अपने कुछ एग्ज़ाम्स में 15 से 20 क्वेश्चन की यहाँ से यहाँ तक सब गलत कर दिया, और इसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि शिट, गलती हो गई, और अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपके कम से कम 20-25 क्वेश्चन गए। 20-25 क्वेश्चन, आप समझ रहे हो कितने ज़्यादा होते हैं? आई हैव ऑल्सो डन दिस मिस्टेक, बट मैंने 3-4 क्वेश्चन तक किया है मैक्सिमम, और एंड आई लर्न माई लेसन। उसके बाद ये गलती मुझसे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। व्हाट मेथड आई फॉलो? मेरा तो यही पहला वाला है, इट वर्क्स फॉर मी, मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है। द मोमेंट आई सी अ क्वेश्चन, आंसर देखती हूँ, अगर मुझे पता है आंसर ये है, मैं तुरंत जाके उसे मार्क कर देती हूँ। ऑब्वियसली इसका एक नेगेटिव साइड ये होता है कि आपको दोबारा रीथिंक करने को नहीं मिलता, बाद में आप अपना आंसर चेंज नहीं कर सकते। तो इसी के लिए वो जो 3 राउंड्स मैंने बोले थे, वो इसीलिए काम आते हैं, कि पहले राउंड में मैं सिर्फ वो क्वेश्चन मार्क करती हूँ जो ईज़ी है मेरे लिए, जिनमें मैं 100% श्योर हूँ कि आंसर सही है। तो उसमें क्या होता है ना, कि 100 में से 20-30 क्वेश्चन मेरे ओएमआर पे ऑलरेडी मार्क्ड हैं, जो मुझे पता है सही है। फिर मैं मीडियम क्वेश्चंस पे आती हूँ, उसमें 20-30 क्वेश्चंस मार्क होते हैं,
ठीक है? और उसके बाद बचते हैं 30-40 क्वेश्चन जिनको आखिरी के 1 डेढ़ घंटे में थोड़ा टाइम देके, सोच के, दिमाग लगा के मैं अटेम्प्ट करती हूँ। इट वर्क्स फॉर मी, माइट नॉट वर्क फॉर यू। हो सकता है आपको 30-40 मिनट्स बाद म वर्क करे, 5-10 क्वेश्चन बाद, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, बट ये मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ। बाकी अगर आपको सूट करता है, गुड फॉर यू, ओके? पर अब आपको पता कैसे चलेगा कि व्हाट वर्क्स फॉर यू? उसका तरीका है प्रैक्टिस। पिछले वीडियो में मैंने इस बारे में डिटेल में बात की थी। ऑनलाइन ऐसे ओएमआर मिलते हैं, अमेज़न पे भी मिलते हैं, नहीं तो प्रिंट आउट निकाल लो, ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लो, कलर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? 2-3 पेपर सॉल्व करो। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एआईबी का। हम टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पर आप क्या करो साथ-साथ, एक ओएमआर लेके बैठो, पेपर सॉल्विंग की आदत डालो। उससे क्या होता है ना, आपकी स्पीड बनती है ओएमआर पे। बहुत लोग होंगे जो ज़िंदगी में पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ऐसे-ऐसे भर के चले आएँगे। आपको पता है वहाँ बहुत ध्यान से भरना होता है कि बिल्कुल स्पेसिफिक इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे भरना चाहिए। ठीक है? तो आपकी स्पीड बनती है। पता चला इस काम में एक बच्चे को 5 मिनट लग रहे हैं 5 क्वेश्चन मार्क करने में। आपका कितना टाइम तो इसी में वेस्ट हो गया अगर आप बहुत धीमे-धीमे काम करते हो। यू नीड स्पीड, यू नीड प्रिसिशन। प्रिसिशन की हमने बात कर ही ली कि गलत-सलत मार्क कर दिया तो आता-आता पेपर भी बर्बाद हो जाएगा। सो यू नीड स्पीड, यू नीड प्रिसिशन. You see what method suits you. When you practice 2-3 times, you realize whether solving a question at the same time marking, does that work for you? No. What works for you? 5 to 10 questions, 30 minutes, what works for you? You get that when you try it, okay? एंड फोर्थ इज टाइम मैनेजमेंट. सेम टाइम में पेपर पढ़ना है, सॉल्व भी करना है, दिमाग भी लगाना है और ओएमआर सही मार्क करनी है. ओएमआर सही मार्क करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, क्योंकि आता हुआ भी अगर पेपर पे नहीं उतार पाए तो बेकार हो गया. तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, ठीक है? एंड आपका कंफर्ट बन जाता है ओएमआर से. ऐसा नहीं होता कि आप सीधे एग्ज़ाम में जाके शीट पहली बार देख रहे हो. एंड आई एम श्योर बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने कभी शायद नहीं दिया होगा इस तरीके का एमसीक्यू का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में. तो इन दैट केस आपके लिए एक प्रैक्टिस बन जाती है, ठीक है? कुछ टिप्स हैं मेरे पास, जस्ट रिमेंबर देम एंड ट्राई टू प्रैक्टिस देम. अपने बैराक की जो बाइंडिंग होती है उनको मार्क कर दो. इस बारे में बहुत से लोगों ने बात की है एंड आई फाइंड दिस एडवाइस वेरी गुड. जो मोटे बैराक्स होते हैं ना, उनमें तो बड़ा-बड़ा लिखा होता है सीआरपीसी एक्सेट्रा. आप साइड से देखते हो आपको पता चल जाता है कौन सी किताब है. बट जो पतले बेयर एक्ट्स होते हैं जैसे कि एविडेंस ही हो गया, एविडेंस ले लो, इतना इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन आते हैं बट बहुत पतला सा है. साइड से पता नहीं चलता कि वो एविडेंस का है. तो एक सीडी मार्कर, जो परमानेंट मार्कर पतले वाले आते हैं, उससे साइड में नाम लिख दो. उससे क्या होता है ना, जब आपकी टेबल पे आपको वहाँ कोई बहुत बड़ा ऑफिस टेबल तो मिलने नहीं वाला है. यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी स्मॉल टेबल, ओके? यू विल हैव योर ओएमआर शीट ऑन दैट, यू विल हैव 15-20 बुक्स विद यू, पेंसिल बॉक्स, स्टेशनरी होगा, एडमिट कार्ड होगा, खुद बैठे होगे, सर्दी का टाइम है, घचर-पचर नहीं करनी है, ठीक है? 17 books in an order so that you can identify from the side only which book you want to take. Otherwise 17 बुक में बार-बार ढूँढते रहोगे 17-20 किताबों में कि कौन सी वाली चाहिए थी. सबको सामने से अगर पढ़ने जाओगे. तो साइड बाइंडिंग पे लिख दो, आई फाइंड दिस एडवाइस वेरी गुड, ओके? ईज़ी टू आइडेंटिफाई द एक्ट्स फ्रॉम द साइड एंड इट सेव्स योर टाइम, ओके? पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन छोड़ के आने की ज़रूरत नहीं है. नहीं भी आता हो, कुछ ना आता हो, कुछ तो भर ही दो, क्या पता किस्मत साथ दे जाए, ठीक है? Don't prepare for 40-50 marks. Oh my God, I have met so many students who always said us 50 नंबर ही तो चाहिए, बस मैंने ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लिया एंड हो गया. 4 सब्जेक्ट पढ़ने से हो रहा होता ना, तो फिर 4 ही सब्जेक्ट होते सिलेबस में. इतने सब्जेक्ट हैं क्यों? यू हैव टू अंडरस्टैंड 40-50 मार्क्स में प्रॉब्लम क्या है. पहली बात ये, इफ यू थिंक यू हैव प्रिपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक. आर यू श्योर यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इफ दे आस्क 5 केस लॉज? व्हाट विल यू डू? यू हैव नो ऑप्शन. मान लो उन पांचों आपको नहीं आते, 4 केस लॉ ऐसे पूछ लिए जो आपने सच में नहीं सुने, आप तो पेपर डिसाइड नहीं करते हो, देन व्हाट विल यू डू? बाकी 6 अगर आपने सही मार्क कर लिए तो भी यू आर एट अ लॉस ऑफ 4 क्वेश्चंस. 50 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करके गए हो, 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही चले गए. और ऐसा एक नहीं, कई सब्जेक्ट में हो सकता है. सेकेंडली, एरर्स. कई बार क्वेश्चन ही गलत छपे होते हैं, उन क्वेश्चंस को रिपील कर दिया जाता है, तो पता चलता है पेपर 100 की जगह 94 क्वेश्चंस के बेसिस पे एनालाइज हो रहा है. लो, आपके 4-6 क्वेश्चन उसमें से कट गए अगर, तो आप क्या करोगे? वाई टेक दैट रिस्क? नेवर सिट ऑन द फेंस. हमेशा सेफ खेलो. हम सीधे बात करते हैं 90 प्लस उठाएंगे, माना इसमें रैंकिंग नहीं होती. आप ऊपर का सोचोगे तब जाके कहीं लैंड करोगे, ओके? यू शूट फॉर द मून देन यू लैंड ऑन द स्टार्स, दैट्स इट, है ना? तो बात सीधी सी है. आप 90 प्लस टारगेट मान के चलोगे तब जाके आप कहीं 70-80 या शायद 60 में अटकोगे, और गारंटीड रहेगा कि पास कर रहे हो. नहीं तो आधे बच्चे वही दिखते हैं 1 महीने परेशान, मैम मैं पास करूंगा या नहीं. क्यों लोड लेना है, ठीक है? बेसिक्स रिवाइज करो, कैसे वो नोट्स बनाने हैं हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की थी, ठीक है? एंड अपना पेन एडवांस में डिसाइड करो, इस पे भी मैंने डिटेल में पिछली बार बात की थी. क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम नया नया पेन लेके जाते हैं, ओएमआर भरेंगे, वो पता चलता है वहाँ चल ही नहीं रहा है, उसको घिस रहे हैं बैठ के. नई पेन बहुत रफ होती है. पहले से प्रैक्टिस करो, जो पेन यूज कर रहे हो उसको लेके जाना. एंड इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सेट्रा है एग्जाम में पेपर को लेके, वो सब पे हम बाद में आराम से बात कर लेंगे, ठीक है? तो स्टे ट्यून. 15-20 दिन बचे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो एंड क्वेश्चंस लगाओ. चैनल पे पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, उनको साथ साथ लगाते जाओ.
इट विल श्योरली हेल्प यू। पीवाईक्यूज़ बहुत बहुत काम आते हैं, ठीक है? कुछ नहीं कर रहे हो तो उतना तो कर ही लो। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। बाय बाय।